हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री की एनसीईआरटी और हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 नए राजा और उनके राज। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अब मेडिवल हिस्ट्री। क्लास 6 में थी एंशियंट और क्लास 7 में है मेडिवल हिस्ट्री। तो हम देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र एक में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। तो ये याद रखिए, 7वीं शताब्दी जो थी उसमें क्या हुआ, नए राजा आए, राजवंश आए नए। ठीक है, तो 7 से 12 के बीच जो शताब्दी थी उनके बीच कई राजवंशों को के बारे में इस चित्र में दिया हुआ है। तो देखिए, आप अच्छे से देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, इंद्रप्रस्थ, मुल्तान के अरब, साइड से देखिए पहले, वेस्ट साइड से मंसूर के अरब, अनरटा, परमार, गुर्जर प्रतिहार, कन्नौज, प्रयाग, जो भी जगह दी हुई है इनको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, असम में कामरूप आप देख सकते हैं, पाल, चंदेल, प्रयाग, कन्नौज। नीचे की साइड देखिए राष्ट्रकूट, मालखेत, मानखेत, चोल, चेर और पांडे, ये सारे हैं। अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। तो देखिए क्या हुआ, जब 7वीं शताब्दी आई तो जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप था उसमें क्या था, विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी, ठीक है, जिनके पास ज्यादा भूमि थी, और बड़े जो योद्धा थे, सरदार, ठीक है, वो अस्तित्व में आ गए थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो राजा क्या करते थे ना, कि देखिए, राजा उस वक्त क्या था कि हर जगह तो पहुंच नहीं सकता, तो क्या होते थे, सामंत होते थे। वो उस जगह की देख रेख करते थे और सेना भी रखते थे। तो राजा लोग इन लोग को क्या कहते थे, जो बड़े भूस्वामी और योद्धा थे, सरदार, उन्हें वो कहते थे मातहत या सामंत बोलते थे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा और स्वामी के लिए उपहार लाएं। तो सामंत क्या करते थे, वो राजा के लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे। दरबार में हाजिरी लगाए, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। तो ये क्या करते थे, देखिए, राजा एक राजा है, उसके कई सारे सामंत हैं। ठीक है, तो वो सामंत क्या करेंगे, राजा के लिए उपहार लाएंगे, अपनी हाजिरी देंगे, और राजा को जब जरूरत होगी तो सैन्य सहायता देंगे। यानी आप याद रखिए कि जो सामंत होगी उनके पास अपनी भी सेना होगी, है ना। उनके पास अपनी सेना होगी तभी तो वो राजा को सैन्य सहायता दे पाएंगे। लेकिन देखिए, कभी कभी ये सामंत ना बहुत शक्तिशाली हो जाते थे, क्योंकि उनके पास खुद की सेना है। तो इस तरीके से क्या होता था, वो स्वतंत्र भी हो जाते थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। मैं आपको बताया कि देखिए, अगर आप सोचिए कि आप राजा के अधीन है, ठीक है, राजा ने आपको बड़ी भूमि में दी हुई है, आपके पास खुद की सेना है, तो अगर आप कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली हो जाएंगे तो आप अपना मतलब उनसे अलग भी हो सकते हैं। तो वो अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर भी कहलाते थे। ठीक है, अपने बड़े बड़े नाम रख दो, क्या चाह रहा है, इस तरीके से कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। मैंने अभी आपको बताया कि वो खुद अलग भी हो जाते थे राजा से और अपना स्वतंत्र राज घोषित कर देते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था। ठीक है, इनमें कौन थे, दक्कन के राष्ट्रकूट। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। तो देखिए, दक्कन में कौन थे, राष्ट्रकूट थे। ठीक है, पहले वो क्या थे, कर्नाटक के जो चालुक्य राजा थे उनके अधीनस्थ थे। ठीक है, 8वीं सदी के मध्य में एक राजपूत प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ, शाब्दिकट, सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। तो देखिए, जो दक्कन के राजपूत थे, लेकिन पहले वो क्या थे, चालुक्य राजाओं के अधीन थे, है ना, उनके अधीन काम करते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि जब 8वीं सदी आई तो एक राजपूत प्रधान था, दंती दुर्ग, नाम याद रखिए, दंती दुर्ग। उसने क्या किया, चालुक स्वामी की अधीनता, उसने कहा हम आपकी अधीनता नहीं मानेंगे, उसे हराया और हिरण्य गर्भ नाम का अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय ना होते भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रिय प्रदान कर लेगा। तो देखिए क्या होता था, ये अनुष्ठान था हिरण्य गर्भ। उसमें क्या था कि राजा क्या है, अगर मान लीजिए कोई राजा बनता है लेकिन वो क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय राजा बनते थे, लेकिन अगर वो ये अनुष्ठान करता है तो वो क्षत्रिय बन जाएगा, है ना। कुछ नहीं था, बस सब ऐसे ही था। तो देखिए, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र एक दिया हुआ है। एलोरा की गुफाएं थी, ठीक है, उसमें गुफा की जो संख्या थी 15, उसका एक भित्ति चित्र है जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। तो देखिए, विष्णु इधर क्या है, नरसिंह है, पुरुष सिंह है। यह राजपूत काल की आकृति है, इसको देख लीजिए अच्छे से कैसी दी हुई है। इसके बाद देखिए, राज्यों में प्रशासन।
इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन भुवनों का स्वामी और इसकी इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। तो देखिए क्या होता है ना, राजा क्या करते थे, अपने आप को बहुत महान दिखाने के लिए क्या करते थे, अपनी उपाधि ले लेते थे बहुत बड़ी बड़ी, जैसे महाराजाधिराज, राजाओं के राजा है, त्रिभुवन चक्रवर्ती ने, तीन भुवनों का स्वामी, इस तरीके की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही किसान, व्यापारियों और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। लेकिन वो अकेले शासन नहीं करते थे, ठीक है। उनके साथ सामंत थे, बड़े किसान, व्यापारी, ब्राह्मण थे। इनके साथ वो अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। तो देखिए इन सभी राज्यों में जो उत्पादक थे, जैसे किसान, पशुपालक, कारीगर, ठीक है, वो क्या करते थे, उनको अपने उत्पाद का कुछ हिस्सा क्या देना पड़ता था राजा को, मर्जी से या जबरदस्ती भी। कभी कभी इन हिस्सों को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। तो कभी कभी क्या करते थे, लगान के रूप में भी देना पड़ता था। राजस्व व्यापारियों से लिया जाता था, व्यापारियों से लेते थे राजस्व और किसान से लेते थे लगान। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित शब्द है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो जो देखिए ये बताया गया है कि 400 से ज्यादा शब्द है, ठीक है, कर के लिए। जो वेट्टी था वो क्या था, जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। अच्छा, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये जो नाम है ना, अजीब गरीब, एंशियंट हिस्ट्री के और इसके भी, तो ये आपको अच्छे से नोट करके याद करना है, क्योंकि यही पूछा जाता है, ठीक है। एक तो या तो आपसे क्रम पूछ लेंगे घटनाओं का, मॉडर्न हिस्ट्री में खासकर, है ना, कि कौन सी घटना पहले हुई, इनको क्रम से लगाए, या फिर ये नाम पूछ लिए जाते हैं कि वेटिंग अर्थ क्या होता है, इस तरीके से। तो ये क्या था, ये जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी भू, ये कदमाई यानी कि भू राजस्व थे, ठीक है। तो वेट्टी क्या था, जबरन श्रम, और कदमाई क्या था, भू राजस्व। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर और ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि कर का भी उल्लेख है। तो ये बताया गया कि कई सारे कर लिए जाते थे। अब देखिए, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। तो ये जो संसाधन थे वो क्या था, राजा को, देखो राजा है कहीं का, तो उसको कार्य करने के लिए पैसा चाहिए ना, सेना बनाने के लिए, तो इस तरीके से वो लेता था। साथ ही क्या था, ये जो संसाधन थे वो मंदिर और दुर्गों के निर्माण में भी यूज होता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनकी लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। तो देखिए क्या हुआ कि जो राजा को जो धन मिलता था, जो संसाधन मिलते थे, तो देखिए युद्ध लड़ने में भी वो इस्तेमाल होते थे। जबकि उस जगह को क्या है, वहां पे अगर लूट के बाद क्या था, तो राजा को धन मिलता था और जो व्यापारिक मार्ग थे उनके प्रयोग की संभावनाएं भी बन जाती थी वहां से। तो देखिए राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति समानता प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। ये सब भी इम्पोर्टेंट है कि जो राजस्व वसूली कौन करता था, ठीक है, प्रभावशाली परिवारों के बीच जो होते थे उन्हीं के बीच से पदाधिकारी लिए जाते थे। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक बड़ा परिवार है, उसी में से किसी को उनने पद के लिए चूज कर लिया, और वो क्या वंशानुगत होते थे, यानी कि उनका बेटा, फिर उनका बेटा, इस तरीके से पद रहते थे। योग्यता की कोई मतलब नहीं था। सेना में भी ऐसा होता था, ठीक है, सेना में भी वंशानुगत पद थे, कई बार राजा के निकट संबंधी ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा के लिए जो लिखे जाते थे, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में। तो देखिए प्रशस्ति तो प्रशंसा के लिए बनी है, तो क्या होता था कि इससे पता चलता था कि राजा अपने आप को क्या बताना चाह रहा है, कि वो कैसा है ना, युद्ध शूरवीर है, विजयी है, ये सब। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, ठीक है, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। जो उन्हीं के विद्वान रहते थे वो ये लिखते थे, जो उनको प्रशासन में मदद करते थे। देखिए नागभट्ट की उपाधियां दी गई हैं। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहास नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार है। तो देखिए याद रखिए, इसमें याद रखने वाली बात क्या होती है, संस्कृत में लिखी गई है, ग्वालियर में प्रशस्ति जो है वो नागभट्ट की है। इसमें लिखा है आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ, महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग, उड़ीसा का एक हिस्सा।
देखिए इससे पुराने नाम भी याद रखने पड़ते हैं, जैसे कलिंग कहाँ था, उड़ीसा का में, विदर्भ महाराष्ट्र में, ठीक है। के राजा आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज का शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात बनवासी, तुरुष्क तुर्क, बस्त मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। उन्होंने अपने प्रशंसा में इतना कुछ लिखा हुआ है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि दान से पुरस्कृत करते थे, ठीक है। तो अब ब्राह्मण ने प्रशंसा की तो उनको कुछ तो देना पड़ेगा, क्या देंगे, भूमि अनुदान, ठीक है, भूमि दे देते हैं अनुदान के रूप में। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। तो क्या है, ये जिस तरीके का जो आपको नीचे चित्र दिख रहा है, ये तांबे के बने हुए हैं। इन पर लिखा हुआ है कि ये भूमि दी गई है, जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे, तो जिनको मिलती थी उनको ये दिए जाते थे ताम्रपत्र। चित्र 2 में क्या है, ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है। इसमें देखिए संस्कृत में लिखी है और तमिल में, जिसमें 9वीं सदी के एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उस पर राजसी मुहर लगी है, जो ये बतलाने के लिए कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। तो ये बताया गया कि इस तरीके से वो भूमि अनुदान के बारे में लिखा होता था इनमें। अब देखिए भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था। ये चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। तो देखिए इतनी सारी ये आप पॉज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ इसमें दी हुई है कि ये सब जो है राजा ने दिया हुआ है। तो देखिए ये कितने टाइप से कर ले सकता है। जिसको ये भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। देखिए ये बता रहे कि जिसको ये भूमि दी हुई है वो क्या कर सकता है, कर ले सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है, ठीक है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है, मतलब वो टैक्स ले सकता है। वह पकी ईंटों से बनी ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, ठीक है। ये सारे कार्य क्या है, वो कर सकता है जिसको भूमि मिली है। भूमि छोटी मोटी भी नहीं मिलती थी, बहुत बड़ी बड़ी भूमि भी दान की जाती थी। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया है, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है, ठीक है। 12वीं शताब्दी में क्या था, एक संस्कृत काव्य लिखा गया जिसमें कौन थे, किसका वर्णन था, कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का। इसे कल्लर नामक एक रचनाकार द्वारा लिखा गया था, ठीक है। कल्लर ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासकारों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है, ठीक है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ है। तो देखिए कल्लर ने लिखी थी कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दिया, और संस्कृत में वो लिखी हुई है। ये चीज़ें आपको ऐसे यहाँ से याद नोट करनी है। अब देखिए धन के लिए युद्ध। आपने ये गौर किया होगा कि इसमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, ठीक है। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। ऑब्वियसली राजा तो यही काम करते हैं ना, युद्ध करते हैं। तो देखिए एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर, ठीक है। गंगा घाटी में था कन्नौज। अब यहाँ से आपको एक हिस्ट्री का पार्ट पता चलेगा। गुर्जर, प्रतिहा, राजपूत और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। देखिए कन्नौज उस वक्त इतना इम्पोर्टेंट था कि कई राजा के बीच उसको पाने की लड़ाई हुई। गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत और पाल जो थे उनके बीच लड़ाई हुई। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। अगर कहीं पूछा जाए त्रिपक्षीय संघर्ष किस लिए था, तो कन्नौज के लिए। किन के बीच था, गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत, ठीक है, और पाल। मेनली गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच ये था। जैसा कि हम देखेंगे शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। तो देखिए राजा क्या थे ना, वो अगर उन्हें दिखाना है कि हम बहुत वैभवशाली है तो बड़े बड़े मंदिर भी बनवाते थे। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अब देखिए मंदिरों में इतना दान दिया जाता है तो मंदिर भी क्या है, बहुत संपन्न हो जाते हैं। इस तो क्या होता है कि मंदिरों पे इसलिए ही आक्रमण होते हैं। आप कभी पढ़ेंगे तो सोचेंगे मंदिर पे क्यों आक्रमण करते हैं, वो तो पूजा स्थल है। नहीं, वहां पे बहुत सारा धन रहता है, इसलिए वहां पे आक्रमण किए गए हैं। सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शासक। सुल्तान का अर्थ होता है शासक, ठीक है। अब अफगानिस्तान की गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने देखिए देखिए उसने 997 से
1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। तो देखिए कौन था अफगानिस्तान में के गजनी का सुल्तान जो महमूद था, ठीक है, अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद, ठीक है, उसने क्या किया, मध्य एशिया के कई भागों, ईरान, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक शासन किया, ठीक है, नियंत्रण किया इस क्षेत्र पर। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। तो वो क्या करता था, ये जो महमूद था वो क्या करता था, हर साल जो भारतीय उपमहाद्वीप था उस पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। मैंने आपको बताया मंदिर बहुत संपन्न होते थे, उस पर क्या था, ये राजा लोग हमला करते थे, ठीक है। सुल्तान का अर्थ क्या होता है, शासक। तो जो ये था, इसने क्या है, जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर था उस पर कई बार आक्रमण किया। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। तो यहाँ से इनने बहुत धन लूटा था। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। तो इनके साथ क्या था कि जब ये अरब के जो आक्रमणकारी थे ये आए, तो इनके साथ कई सारे विद्वान भी आए थे, ठीक है, मतलब विद्वान मतलब जो उस समय के बारे में लिखते और पढ़ते थे। तो उन जो सुल्तान महमूद था उसके साथ आया था अल बैरूनी कुछ भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो वो आया था, ठीक है। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद। देखिए किसने कौन सी किताब लिखी है ये तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। याद कैसे होगा, रिवीजन से। तो किताबुल हिंद किसने लिखी थी, अल बरूनी ने, ठीक है। या फिर अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी, किताबुल हिंद। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे देखिए अल बरूनी या अल बैरूनी अलग अलग लिखा रहता है, तो दोनों ही सही है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया, ठीक है। उसने संस्कृत के जो विद्वान थे उनसे परामर्श करके लिखी थी। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। तो देखिए चौहान राजा भी हुआ करते थे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। चौहान कहाँ थे, दिल्ली और अजमेर का जो क्षेत्र है वहां होते थे। अभी मैं जो आपको मैप दिखाया था उस पे उसको बहुत अच्छे से देखना है कि कौन सा राजा कहाँ शासन करता था। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहरवालों से टक्कर लेनी पड़ी। तो इन्होंने देखिए किससे, जो चौहान थे वो कहाँ थे, दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र में। उन्होंने जब वो अपने क्षेत्र का विस्तार किया तो किन किन से उनका युद्ध हुआ, गुजरात के चालुक्य, ठीक है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहरवालों से उनकी टक्कर हुई। चाहमानों का सबसे प्रदेश शासक था पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय जो था वो चौहानों का सबसे इम्पोर्टेंट शासक था, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। तो देखिए इसकी लड़ाई हुई थी अब किससे, जो मोहम्मद गौरी था, पृथ्वीराज तृतीय जो थे, इनकी दोनों का युद्ध हुआ था, ठीक है। पहले क्या हुआ, पहले इन्होंने हरा दिया, ठीक है, लेकिन दूसरे साल वो उनसे हार गए, पृथ्वीराज चौहान। अब देखिए चोल राज नदी से एक नजर। देखिए जो चोल राज थे उनका दिया हुआ है, तो नीचे से देखिए पांडे है, ठीक है, मदुरई है, उरेयूर है, तंजावुर, गंगई कोंड चोलपुरम। ये देखिए कहाँ है, ये आपको ध्यान रखना है। चोल शासन आपको बीच में दिख रहा है, कोची, गंगावादी, बनवासी, ठीक है, नूलामवादी, काकतीय, बादामी। अब देखिए चालुक विक्रमादित्य के अंतर्गत जो है कल्याणी दिया हुआ है, वेगी, दक्षिण कलिंग और कलिंग, ये सारी जगह दी हुई है। अब देखिए उरेयूर से तंजावुर तक, तो ये चित्र में देख सकते हैं कहाँ पर है उरेयूर, अभी जो तमिलनाडु पड़ेगा उस वाले क्षेत्र में है, ठीक है, उरेयूर से तंजावुर तक। चोल वंश सत्ता में कैसे आया, कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम के प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। देखिए कावेरी कहाँ है, रिवर आप देख सकते हैं, है ना, वहां पर ऊपर चोल लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो देखिए कावेरी जो डेल्टा था उसमें क्या है, मुट्रियार नाम के प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लम राजाओं के मातहत थे। तो वो कौन थे, मातहत अभी मैंने आपको पढ़ाया था, सामंत बोलते हैं या मातहत बोलते हैं। तो वे कांचीपुरम के जो पल्लव राजा थे उनके मातहत थे, ठीक है, उनके सामंत थे। कौन, मुट्टियार, ठीक है। थोड़ा अगर नाम का वो प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा था, आई एम सॉरी। उरैयार क्योंकि थोड़े टफ हो जाते हैं नाम। उरैयार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। तो देखिए
उरैयार के जो चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने, जो थे विजयालय, उन्होंने 9वीं सदी के मध्य में मुठियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उन्होंने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनाया। तो ठीक है, इन्होंने क्या बनाया था? तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर। विजयालय किसने? विजयालय ने। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता। देखिए क्या था, कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के जो माथत थे, माथत यानी सामंत, ठीक है, मुट्रियार, ठीक है, उनको किसने हराया? ठीक है, उरैयार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने, ठीक है, 9वीं सदी में हराया। यही चीजें थोड़ा याद करने में टफ होंगी, इसलिए रिवीजन कर रहे हैं, मतलब दोबारा बोल के बता रही हूँ आपको। ठीक है, 9वीं सदी में हराया। ठीक है, और उन्होंने वहां क्या बनाया? तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी। तंजावुर शहर दिया हुआ है, हाँ देखिए दिया हुआ है ना। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता, उनका राज अपने क्षेत्रफल और शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। ठीक है, इन्होंने, उनके जो उत्तराधिकारी थे विजयालय के, उसने पड़ोसी इलाकों को जीता। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राजा का हिस्सा बन गए। तो दक्षिण और उत्तर के जो पांड्य थे, ठीक है, और दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इन दोनों राज्य का हिस्सा बन गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, ठीक है, 985 में राजा बना। तो सबसे चोल का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? राजराज प्रथम। उसी ने इनमें से ज्यादा क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था, मैं आपको बता रही थी कि जो विजयालय थे, ठीक है, उसके उत्तराधिकार थे, उन्होंने सारे जो पड़ोसी इलाके थे उनको जीत लिया। ठीक है, रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक है, दक्षिण और उत्तर के जो पांडव पल्लव के, उनके इलाके भी इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। और जो राजराज प्रथम था, वो चोल जो शासक थे उनका सबसे शक्तिशाली राजा था। उसने क्या किया? ज्यादातर क्षेत्रों पर नियंत्रण और विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और उसे गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। तो देखिए, राजराज प्रथम जो थे, उनके पुत्र थे राजेंद्र प्रथम। उन्होंने क्या किया? गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। देखिए, ज्यादातर भारतीय राजाओं ने विदेशों में हमला नहीं किया, पर देखिए जो ये थे, इन्होंने किया था। इस अभियानों के लिए उन्होंने एक जल सेना भी बनाई, ये याद रखिए। ठीक है, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियां। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। अब देखिए, इनके जो स्थापत्य वाला इनका पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर बनाए। ठीक है, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। वे शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिर तो जो थे, वो पता है, सारी जो गतिविधियां थी ना, उनका केंद्र बन जाते थे। ठीक है, शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। तो देखिए क्या था ना, कि जो मंदिर थे वो क्या थे? काफी विकसित हो गए थे, बड़े हो गए थे। ठीक है, शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। बहुत सारे लोग मंदिर से जुड़े काम करते थे, पुरोहित होते थे, बावर्ची होते थे। ठीक है, तो उनके आसपास जो भूमि होती थी, उसकी जो उपज होती थी, वो इन लोगों के निर्वाह में यूज होती थी। देखिए, मंदिर दिया है गंगई कोंचुलपुरम का मंदिर। आप देख सकते हैं कैसा इनका स्ट्रक्चर था। तो देखिए, छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है, उस पर गौर करें। बाहरी, देखिए यहाँ पे छत आप देख रहे हैं पतली होती गई है। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई, उन्हें भी देखिए। अब यहाँ से मूर्ति कला का भी पता चलता है। ठीक है, पत्थर से जो बनाई गई है प्रतिमाएं। दूसरे शब्दों में, मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। ठीक है, जो मंदिर थे वो सिर्फ पूजा आराधना का स्थान नहीं थे, वो उधर के आर्थिक क्रिया होती थी, सामाजिक क्रिया होती थी और सांस्कृतिक जीवन का वो केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। तो देखिए, मंदिर से जुड़े हुए जो शिल्प थे, उसमें सबसे विशिष्ट क्या था? कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी, यानी कांस्य मूर्तियां बनाई जाती थी। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ये देखिए, चोल जो बनाते थे उस समय, चोल काल में जो कांस्य प्रतिमाएं बनती थी,
वो संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। ठीक है, अब देखिए एक दी हुई है, ये चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। अब देखिए कृषि और सिंचाई। ठीक है, चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव है। देखिए क्या पढ़ते हैं हम, ये पढ़ते हैं कि राजा थे, उन्होंने क्या स्थापत्य बनाए थे, फिर उन्होंने क्या अपनी उनके समय आर्थिक सामाजिक दशा कैसी थी, उन्होंने क्या नई चीजें विकसित की थी। तो जो चोल थे, इन्होंने क्या था, कृषि में नए विकास किए थे। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। नदी होती है वो डेल्टा बनाती है, तो कावेरी नदी क्या है, छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये शाखाएं क्या मिट्टी लेकर आती है, तो इससे क्या है, जो किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। देखिए चावल की खेती यहाँ पर अच्छे से हो सकती है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6वीं सदी में आकर ही इन इलाकों में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। तो देखिए इन इलाकों में बड़े पैमाने पर खेती कब शुरू हुई, 5वीं 6वीं सदी में। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाता था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाता था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। तो बताया गया कि यहाँ पर क्या क्या होता था, यहाँ पर तटबंध बनाए जाते थे, ठीक है, जमीन को समतल किया जाता था और नहरों का निर्माण किया जाता था और 2 फसलें उगाई जाती थी। इसे बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। देखिए कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। देखिए क्या है ना, कि इंसान के रहने के लिए क्या जरूरी है, खेती है ना, खाना जरूरी है, उसके लिए क्या है, सिंचाई चाहिए। अगर सिंचाई नहीं है तो क्या करेंगे, कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, ठीक है, तो कैसे होगी कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था, कुएं खोदे गए। कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। तो देखिए क्या है, कुएं खोद सकते हैं, सरोवर बना सकते हैं जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होगा। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गाँवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी निभाई। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो सिंचाई का काम है उसकी जो योजना होती है उसमें कई चीज़ें, मतलब श्रम और संसाधन जरूरी होते हैं। ये चित्र दिया हुआ है, 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार। ठीक है, हौज हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रण किया जाता है। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। अब देखिए साम्राज्य का प्रशासन। अब देखिए कि साम्राज्य का प्रशासन। तो देखिए प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, ठीक है, किसानों की बस्तियों को क्या कहते थे, उर। देखिए ये शब्द आपको बहुत अच्छे से, जो अगर आप एक बार समझ जाए ना कि पेपर में क्या आता है, तो आप मतलब आपका ज़्यादा बेटर तरीके से हो सकता है। तो आप देखेंगे कि कई शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं, तो ये इसलिए बार बार आपको याद रखना है कि किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी, और सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। देखिए जब सिंचित खेती होने लगी तो ये क्या है, समृद्ध हो गए। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहते थे। किसान की बस्तियां और उर के समूह को क्या कहेंगे, नाडु। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। देखिए ग्राम परिषद और नाडु जो थे, न्याय करते थे और कर वसूलने जैसे कई कार्य करते थे। वेललाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। ठीक है, वेललाल जाति के जो धनी किसान थे, धनी किसान कहते थे वेललाल, ठीक है, उनको क्या था, केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में, जो नाडु होते थे उनके जो कामकाज थे उस पर अच्छा नियंत्रण था। नाडु कौन था, जो उर थे किसान की बस्तियां, उनका समूह नाडु था। ठीक है, उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान
अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी गई। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। तो देखिए क्या गया कि राजा को, जो धनी किसान होते थे, ठीक है, धनी भूस्वामी होते थे, उनको राजा उनकी जरूरत होती राजा को, तो राजा क्या करते थे, उनको बहुत सम्मान दे देते थे, उपाधियां दे देते थे। जैसे मोवेद वेलन है, ठीक है, इसका मतलब हुआ 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी गई और उन्हें महत्वपूर्ण पद भी दिए गए। अब देखिए भूमि के प्रकार। देखिए भूमि के प्रकार में है, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन बगाई, ठीक है, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। वेलन बगाई क्या है, जो गैर ब्राह्मण किसान थे, जो मतलब जो किसान ब्राह्मण नहीं थे, उन उन उनकी भूमि जो थी, ठीक है, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहते थे। ब्रह्मदे ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। ब्रह्मदे, ठीक है, ब्रह्म से ब्राह्मण याद रखिए, दे यानी देना, तो ब्राह्मणों को जो उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। शाला भोग मतलब शाला पाठशाला होता है ना, तो विद्यालय से याद रखिए, विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान, तिरुनमट्टुकन्नी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। अगर देवदान है तो याद रखिए देव को दान यानी मंदिर को उपहार में दी गई। पलिचंदनम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो ये भूमि के प्रकार है। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदे प्राप्त हुआ है। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। तो देखिए ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी उस वक्त, है, जिसको क्या कहते थे, ब्रह्मदे। तो इस तरीके से कावेरी घाटी और जो दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से थे, वहां क्या है, ब्राह्मण बस्तियां बन गई। प्रत्येक ब्रह्मदे की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ठीक है, अब ब्रह्मदेव की देखरेख कौन करता था, ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा। ये सभा बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। ठीक है, तो इन देखिए ब्रह्मदेव क्या था, जो किसान ब्राह्मण किसान थे उनको भूमि दी जाती थी, है ना, ब्रह्मदेव। तो इनकी देखरेख कौन करता था, जो ब्राह्मण भूस्वामी की सभा थी। और इनके जो निर्णय थे, ठीक है, इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की दीवारों पर, ठीक है, जो मंदिर की दीवारें थी, ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे, जो इनके निर्णय होते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासकीय कार्य संपन्न करते थे। नगरम क्या थे, व्यापारियों के संघ, ठीक है, नगरम बोलते थे। शहरों में क्या करते थे, प्रशासनिक कार्य करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले में उत्तर मैरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। तो देखिए तमिलनाडु के जो चिंगलपुर जिले हैं के उत्तर मेरूर से प्राप्त जो अभिलेख हुए हैं, उसमें क्या दिया हुआ है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई की कामकाज, बाग बगीचों, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। ठीक है, क्या होता था कि जो सभा थी उसमें बहुत सारी समितियां थी, वो समितियां अलग अलग काम करती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। ठीक है, अब जैसे जो लोग आए हैं इनकी सदस्यता के लिए, जो उसकी सदस्यता के लायक हैं, उनके नाम क्या करते थे, तालपत्र में लिखते थे छोटे टिकटों पर। ठीक है, तालपत्र के छोटे टिकटों पर और मिट्टी के बर्तन में रख दी जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। वो नहीं करते हैं कि जब सोसाइटी वगैरह खोलते हैं तो मतलब चार ऐसे पर्चियां डाल देते, एक पर्ची उठाने को कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर सदस्य चुने जाते थे। ये सदस्य के समिति सदस्य क्या करते थे, अलग अलग काम, अलग अलग बाग बगीचे, मंदिर, अलग अलग चीजों की देखभाल की कार्य करते थे। देखिए अभिलेखों और लिखित सामग्री। ये अभिलेख, इसमें क्या लिखा है कि उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, एक उत्तर मेरूर अभिलेख था, इसमें दिया है कि सभा की सदस्यता कैसे होती है। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। तो देखिए सदस्यता ऐसे भी नहीं मिल जाती थी, उसके लिए आपको उस लायक होना चाहिए। तो उनके पास उन्हें भूमि का स्वामी होनी चाहिए, ऐसी भूमि का जहाँ पर क्या भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। देखिए इतनी सारी चीज़ें हों आप में होंगी तब आप उस समिति के सदस्य बन सकते हैं, सभा की सदस्यता ले सकते हैं। और यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। देखिए योग्यता देखिए कि उस समय भी कितनी ही जरूरी है। अभिलेखों में
राजा और उनके शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इस राज्यों में कैसा था। 12वीं सदी शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उदाहरण। तो देखिए, ये सब अभिलेख हमें किसके बारे में, राजा और शक्तिशाली लोगों के बारे में बताते हैं, लेकिन आम लोग का जीवन कैसा था ये नहीं पता चल पाता है। देखिए, क्या महिलाएं का हिस्सा होती थी, ये सब नहीं बताता है ना। देखिए, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है तमिल कृति में। अडनूर के सरहदों पर पूस की पुरानी छज्जनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लार प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से गिरे हुए झोपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गियां झुंडों में घूमते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए चल रहे थे। देखिए, उनकी दशा बताई गई है, जो बाकी लोग होते थे उनके बारे में बताया गया है। तो देखिए, ये आप पॉज करके पढ़ लीजिए। और देखिए, तांग वंश के युग का चीन। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। तो चीन में कौन सा था, तांग राजवंश था। ठीक है, जो 300 वर्षों तक 7वीं सदी से 10वीं सदी तक था। अब देखिए, उसी समय समकालीन समय में दूसरी जगह का बताया गया, चीन में था तांग वंश। इसकी राजधानी शियान दुनिया में सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। तो देखिए, जो तांग साम्राज्य था उसकी जो नौकरशाही थी वो परीक्षा के माध्यम से नियुक्त होती थी। ठीक है, जैसा अभी हो रहा है, आप सब तैयारी कर रहे हैं तो इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। तो देखिए, हमारा ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। इसके साथ ही आज मैं आपको कुछ काम देती हूँ। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो आप कर सकते हैं। आप एक मैप बना लीजिए पुराना, और उसमें आप बताइए कि राष्ट्रकूट कहाँ होते थे, चोल, चेर, पांडे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो राजा थे, और कन्नौज कहाँ था, ये आप एक मैप में मार्क करिए, किस नदी के पास था, क्या था, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और दूसरा कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो देखिए, जो अल बरूनी था उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये बताइए। ठीक है, इसके बाद सेकंड, कश्मीर का जो इतिहास था वो किसने लिखा था। ठीक है, 12वीं शताब्दी में जो संस्कृत काव्य था उसकी रचना किसने की थी, ये इसी चैप्टर से मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, और राजेंद्र प्रथम थे, उन्होंने कौन से मंदिरों का निर्माण किया था, और वो किस वंश के थे। तो देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके, अगर आप चाहते हैं तो। अगर आपको नहीं आता आप देख के दीजिए। अब लिखने से और बोलने से क्या होता है, आपके दिमाग में और चीज़ें बैठती हैं। और लास्ट चीज, उर क्या है, नाडू क्या है, नगरम क्या है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। और ब्रह्मदेव क्या है, ये सब आप मुझे अगर मतलब करना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे इन सब का आंसर बताइए। इससे क्या है, अगर आपको नहीं आएगा आप देख के बताएंगे और लिखेंगे तो आपकी उससे भी नॉलेज बढ़ेगी। तो आप ये एक्सरसाइज जो नीचे दी होती है वो करिएगा। कुछ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, थैंक यू।